हेलो डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। जैसे बाकी टीचर्स वाइट बोर्ड के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, मेरा भी इरादा था कि मैं भी उस तरह का वीडियो बनाऊं, पर अफसोस ये है कि मैं इस लॉकडाउन में अपने भाई के घर पे पुणे में फंसा हुआ हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी साधन मौजूद नहीं है। मजबूरी में मुझे इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए। तो मुझे पता है कि ये सॉफ्टवेयर में उतना फ़ील तो नहीं आता जो फ़ेस टू फेस टीचिंग में आता है, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं वो मैं अपनी तरफ से अच्छी तरह से सिखा पाऊँ। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि स्टार्टिंग के हिस्से में थियरी रहती है और आखिरी वीडियो के आखिरी के हिस्से में कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो इसीलिए वीडियो एंड तक देखना ताकि थियरी का एप्लीकेशन भी समझ में आए, क्योंकि मेन तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है फिज़िक्स के लिए। तो अब यहाँ पर आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा केस 1 केस 2। ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के केसेस हैं जो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, यानी रिफ्रैक्शन पार्ट 2 का जो वीडियो था उसमें हमने इन केसेस को डिटेल में देखा था, ये डेरिवेशंस डिटेल में देखी थी। तो मैं ज़रा सा बस समराइज़ कर देता हूँ। यहाँ पर केस 1 हम देख रहे हैं ऊपर। तो केस 1 जो है उसमें ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में था और जो हमारा ऑब्ज़र्वर था वो ऑब्ज़र्वर हमारा रेयर मीडियम में था। केस 2 में उसका उल्टा था, ऑब्ज़र्वर डेंसर में था और ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था। दोनों केसेस में हमने एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला निकाला था और ये मैंने लिखा है यहाँ पे एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला। सो एपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ इनटू μ2 अपॉन μ1। और केस 2 में भी एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला वही निकल के आया था, एपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ इनटू μ2 अपॉन μ1। तो ये जो जनरल फॉर्मूला है फॉर एनी पेयर ऑफ मीडिया, यानी μ1 μ2 कोई भी रहने दो, डेंसर और रेयर मीडियम कोई भी रहने दो, फॉर एनी पेयर ऑफ मीडिया, ये इसका एपरेंट डेप्थ का जनरल फॉर्मूला हो गया और ये इसका एपरेंट डेप्थ का जनरल फॉर्मूला हो गया। जनरल फॉर्मूला एपरेंट डेप्थ का दोनों केस में सेम है, सिर्फ मॉडिफाइड फार्मूला थोड़ा सा अलग है। जब हम रेयर मीडियम एयर मानते हैं तो उस केस में हमने μ2 को, ऊपर डायग्राम में देखो यहाँ μ2 को हमने 1 मान लिया था। तो यहाँ जब μ2 को 1 मान लेंगे, यहाँ जब μ2 को 1 मान लेंगे तो फिर ये मॉडिफाइड फार्मूला इस तरह से बन जाएगा d' इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू। और यहाँ इस केस में जो मॉडिफाइड फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम μ1 को 1 रखेंगे, तो μ1 को 1 रखने से और μ2 को म्यू रखने से वो मॉडिफाइड फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा d इंटू म्यू। तो इस तरफ है d अपॉन म्यू, इस तरफ है d इंटू म्यू। और इसको मैंने बताया भी था कि यहाँ पर एक्चुअली d' जो है वो बड़ा है d से, इसीलिए यहाँ पर d इंटू म्यू हो रहा है, और यहाँ पर d' जो है वो छोटा है d से, इसीलिए यहाँ पर d अपॉन म्यू हो रहा है। तो ये बातें हमने देखी थी। उसके बाद फिर हमने शिफ्ट देखा था। यहाँ पर शिफ्ट का फॉर्मूला केस 1 में d इंटू 1 माइनस μ2 अपॉन μ1 है, और उसी का मॉडिफाइड वर्जन d इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू है। ये मॉडिफाइड वर्जन किस केस के लिए, जब रेयर मीडियम एयर हो तब। और केस 2 में हमने शिफ्ट का जनरल फार्मूला देखा था और उसका मॉडिफाइड फार्मूला जब रेयर मीडियम एयर हो तब। डियर स्टूडेंट्स, शिफ्ट के जनरल फार्मूला दोनों के थोड़े अलग हैं। सिर्फ एपरेंट डेप्थ का जनरल फार्मूला दोनों का सेम है, शिफ्ट का जनरल फार्मूला दोनों का सेम नहीं है। यहाँ पे बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो भी डेप्थ हो, चाहे वो रियल डेप्थ हो चाहे वो एपरेंट डेप्थ हो, वो हमेशा हम इंटरफेस से मेजर करते हैं। यानी ऊपर डायग्राम्स में हम देखें, डायग्राम्स में जो भी हमको d और d' नज़र आ रहा है वो d और d' हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, इंटरफेस, यानी ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया है ना, ये बाउंड्री से ही हम रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, ये बाउंड्री से ही मेजर करते हैं। चाहे ऊपर की तरफ
हो या नीचे की तरफ हो, बाउंड्री से ही मेजर करते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने रिवाइज़ करा दी आप लोगों को। ये मछली और चिड़िया वाला प्रॉब्लम भी हमने लिया था लास्ट लेक्चर में, तो इसको फ़िलहाल मैं स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब आज का हमारा जो मेन मुद्दा है वो है नॉर्मल शिफ्ट। बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक ग्लास स्लैब लिया है। एक ग्लास स्लैब मैंने लिया है और हम देखेंगे कि एक ग्लास स्लैब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है हमको डायग्राम में दिख रही है, थिकनेस टी लिया है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया है, म्यू लिया है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इस वाले डायग्राम में मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है ओ, ठीक है। अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकलेगी, इस तरह से जाएगी। यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमको पता है कि जब लाइट, ये बाहर तो एयर है, तो हमको पता है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट ऐसा नॉर्मल को चिपक के ऐसा मूव करेगी। ठीक है, फिर अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ मैं, और अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, अब डेंसर से रेयर जा रही है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इसको पीछे लेके आएंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, ओ डैश। ओ डैश, ओ डैश क्या है, ओ डैश एक्चुअली एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज है वो ओ डैश पे बन रहा है। मतलब अगर कोई बंदा इस तरफ से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको ओ नहीं दिखेगा, उसको ओ पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली कहाँ पर दिखेगा, ओ डैश पे दिखेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से वो शिफ्ट आ गया, उसमें शिफ्ट उसकी पोजीशन में डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये चीज़ मैंने इस ग्लास स्लैब के लिए दिखाया है, यही चीज़ मैं ऊपर वाले ग्लास स्लैब के लिए भी दिखाता हूँ। ऊपर में भी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से रे इस तरह से निकलेगी, ये रे ऐसा जाएगी, यहाँ पे ये नॉर्मल है, अब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, फिर यहाँ नॉर्मल है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, ये पीछे लेके आएंगे तो ये यहाँ कहीं तो मीट होगी। इधर भी एक रे जाएगी, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, वो भी पीछे लेके आएंगे। दोनों रेज भी ट्रेस कर सकते हैं हम, रेज इस तरह से जा रही हैं, ये इस तरह से जा रही हैं, और पीछे लेके आएंगे तो अल्टीमेटली वो यहाँ मीट कर रही हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ डैश हो जाएगा। यानी यहाँ भी हम देख रहे हैं शिफ्ट कैसा आया, इस तरह से शिफ्ट मिला हमको देखने को। ठीक है, तो घुमा फिरा के पता ये चला कि ग्लास स्लैब के थ्रू अगर हम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज हमको शिफ्ट होकर दिखाई देता है। ये जो शिफ्ट है ये कुछ वैसा ही है जैसा हमने रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में पढ़ा था। जैसे मान लो पानी के अंदर एक ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट हमको थोड़ा ऊपर दिखाई देता है ना, वैसी वाली बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात यह है कि यहाँ पर ये जो शिफ्ट हो रहा है इसके बारे में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक बात तो यह कि ऐसा देखा गया कि शिफ्ट हमेशा उसी दिशा में होता है जिस दिशा में लाइट ट्रैवल कर रही है। जैसे ऊपर वाले डायग्राम में देखते हैं, ऊपर वाले डायग्राम में लाइट एक्चुअली नीचे से ऊपर ट्रैवल कर रही है, तो शिफ्ट भी कहाँ से कहाँ हुआ, नीचे से ऊपर हुआ। ठीक है, और नीचे वाले डायग्राम में देखें लाइट किधर से किधर ट्रैवल कर रही है, लाइट लेफ्ट से राइट ट्रैवल कर रही है। मतलब लाइट ऑब्जेक्ट से निकल के कहाँ जाती है, ऑब्जर्वर की तरफ जाती है ना, यहाँ हमारी आँख है, तो लाइट लेफ्ट से राइट ट्रैवल कर रही है, तो शिफ्ट भी किधर हुआ, शिफ्ट भी हमारा लेफ्ट से राइट हुआ। तो हम देख रहे हैं कि शिफ्ट हमेशा उस दिशा में होता है जिस दिशा में लाइट ट्रैवल कर रही होती है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की ओर। तो ये तो हमारी बात हो गई शिफ्ट की। अब ये जो शिफ्ट है ये किस लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, ये शिफ्ट नॉर्मल के अलॉन्ग हो रहा है। ये जो काला काला ये जो डॉटेड लाइंस दिख रहा है ना, ये नॉर्मल है। तो शिफ्ट किस लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, नॉर्मल के अलॉन्ग हो रहा है। चाहे ऊपर वाले डायग्राम में देखो चाहे नीचे वाले डायग्राम में देखो, शिफ्ट इज अलॉन्ग दैट डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन क्या है, नॉर्मल है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, नॉर्मल शिफ्ट।
क्योंकि ये जो शिफ्ट आ रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन में वो नॉर्मल के अलॉन्ग आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब फटाफट हम ऊपर देखते हैं। फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो मैं सीधा फार्मूला और उसके एप्लीकेशन की बात करूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डेराइव भी करके बताऊँ तो आप मुझे कमेंट्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं अलग से डेरिवेशन के ऊपर वीडियो बना दूंगा। इफ़ देर आर सम स्टूडेंट्स who want this lecture to be in English, I can also deliver the lecture in English. So if you want a lecture in English, you can ask me in the comments below. Okay dear students, and if you are liking the video, don't forget to like, share and subscribe. Okay dear students, हाँ अब फार्मूला पे आते हैं। फार्मूला देखेंगे, पहला फार्मूला शिफ्ट का क्या है, t इंटू 1-1/μ, ये पहला फार्मूला है और काफ़ी मिलता जुलता है ये फार्मूला। ये जो शिफ्ट यहाँ आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये मिलता जुलता फार्मूला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आप लोग, ये फार्मूला कितना उस फार्मूला से मिलता जुलता है ना। यहाँ शिफ्ट क्या है, d इंटू 1-1/μ, डी रियल डेप्थ था, और यहाँ हमारा शिफ्ट क्या फार्मूला क्या है, t इंटू 1-1/μ, t इंटू 1-1/μ। तो काफ़ी मिलता जुलता है फार्मूला है ये। दोनों फार्मूला एग्जैक्टली सेम नहीं है क्योंकि वहाँ d जो है वो रियल डेप्थ है और यहाँ t है, t यानी थिकनेस ऑफ द मीडियम। यहाँ मीडियम कौन है, ग्लास स्लैब है, तो थिकनेस ऑफ द स्लैब। ठीक है, तो ये एक बारीक सा फ़र्क है दोनों, वरना तो बहुत हद तक ये सेम। ओके जी, तो ये तो शिफ्ट का फार्मूला हो गया, जो पहला फार्मूला है वो शिफ्ट का फार्मूला हो गया तब जब एक सिंगल ग्लास स्लैब हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ग्लास स्लैब्स हों या बहुत सारे अलग अलग मीडिया हो, तो उस केस में फिर शिफ्ट का ये फार्मूला नंबर 2 देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर 2 ग्लास स्लैब है तो दोनों का अपना अपना शिफ्ट होगा, दोनों के शिफ्ट को ऐड कर दो तो तुमको टोटल शिफ्ट मिल जाएगा। तो वही फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला नंबर 2, t1 इंटू 1+1/μ1 प्लस t2 इंटू 1+1/μ2। दोनों का अपना अपना थिकनेस होगा दोनों ग्लास स्लैब का, और दोनों ग्लास स्लैब का अपना अपना म्यू होगा, तो अपना थिकनेस अपना म्यू, अपना थिकनेस अपना म्यू, ऐसा करके ऐड कर देना, टोटल शिफ्ट मिल जाएगा हमको। ठीक है, और एक तीसरा बहुत स्पेशल केस है, काफ़ी ख़तरनाक केस, तीसरा केस क्या है डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसके बारे में। देखो, जो पहला केस है और जो दूसरा केस है, इन दोनों केसेस में ऑब्जर्वर एयर में, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में ऑब्जर्वर एयर में। इन बातों को आप नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पे। ऑब्जर्वर 1, केस 1 और केस 2 के लिए, ये वाला केस 1 और केस 2 के लिए तब फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा जब ऑब्जर्वर कहाँ हो, एयर में हो। यानी ये नीचे वाले केस में तो मैंने ऑब्जर्वर की आँख यहाँ बना दी है, ये ऑब्जर्वर की आँख कहाँ है, हवा में है ना। ऊपर वाले डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर वाले डायग्राम में आँख यहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ है, हवा में है ना बाबा। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हवा में भी हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट हवा में, क्योंकि वो ग्लास स्लैब के नीचे है ना, तो हवा में भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ग्लास स्लैब के अंदर भी हो सकता है, ग्लास स्लैब के बाहर हवा में कहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन बात है कि ऑब्जर्वर कहाँ है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला तब एप्लीकेबल है जब ऑब्जर्वर कहाँ हो, एयर में हो। लेकिन अगर ऑब्जर्वर एयर में नहीं हुआ, ऑब्जर्वर कोई तो मीडियम में है, मान लो, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, किसी पानी में डूबा हुआ, ऑयल में डूबा हुआ, कहीं भी डूब के देख रहा है, तो उस केस में शिफ्ट के लिए हम फार्मूला नंबर 3 अप्लाई करेंगे। सिंपल सा फार्मूला है, वहाँ पर सब कुछ वही है जो फार्मूला नंबर 2 में था, सिर्फ एक नीचे म्यू ऑब्जर्वर आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यानी ऑब्जर्वर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू ओ मतलब म्यू ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर वाले फार्मूला में। ठीक है, और अगर ऑब्जर्वर एयर में है तो ये म्यू ऑब्जर्वर ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा, अगर वो एयर में है ऑब्जर्वर तो ये 1 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली ये नीचे वाला फार्मूला कैसा बन जाएगा, ऊपर जैसा बन जाएगा ना। हाँ जी, हाँ, तो ऊपर के दोनों कब के लिए हैं, जब ऑब्जर्वर एयर में हो, और जब ऑब्जर्वर एयर में नहीं हो तो दूसरे मीडियम में है, तो फिर फार्मूला नंबर 3 यूज़ होगा। ठीक है, तो ये तो शिफ्ट के फार्मूला की हमने बात कर ली।
सबके अभी एप्लीकेशंस दिखाऊंगा, प्रॉब्लम्स अभी हैं बहुत सारे आने वाले, ठीक है। तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। नीचे एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है। एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला भी काफ़ी मिलता जुलता है। हम देखेंगे डी डैश इज इक्वल टू टी अपॉन म्यू, ये फार्मूला हमको दिख रहा होगा। तो ये काफ़ी मिलता जुलता फार्मूला, ये फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ पीछे चल के। ये फार्मूला ये रहा, इस तरफ डी स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू। और यहाँ क्या है, यहाँ है डी डैश इक्वल टू, मतलब रियल डेप्थ की जगह पर यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, थिकनेस ले लिया, थिकनेस ऑफ द स्लैब या जो भी लेयर है उसका थिकनेस, ठीक है। तो डी डैश इज इक्वल टू टी अपॉन म्यू। एक स्लैब रहा तो फॉर्मूला नंबर 1, 2 स्लैब्स रहे या 2 से ज़्यादा स्लैब्स रहे तो फिर फॉर्मूला नंबर 2 देखेंगे, T1 बाई म्यू 1 प्लस T2 बाई म्यू 2 प्लस T3 बाई म्यू 3 एंड सो ऑन। यानी हर स्लैब का अपना थिकनेस और उस स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हर स्लैब का अपना थिकनेस और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंगे, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू फॉर्मूला नंबर 3, ये कब होगा, हाँ ये तब के लिए है, ये एपरेंट डेप्थ का वो फॉर्मूला है जब ऑब्जर्वर कहाँ हो भाई, किसी दूसरे मीडियम में हो, हवा में ना हो, तो उस केस के लिए ये तीसरा फार्मूला है। तो ऊपर के जो ब्लू से लिखे हुए 3 फार्मूला है वो तीनों शिफ्ट के फार्मूला है, और नीचे जो ब्राउन से लिखे हुए तीनों फार्मूला है वो एपरेंट डेप्थ के फार्मूला है, ठीक है। अब चलते हैं प्रॉब्लम्स की ओर, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेट्स गो टू आवर प्रॉब्लम, लेट्स गो। बहुत अच्छी बात, यह है डियर स्टूडेंट्स हमारा पहला प्रॉब्लम। अब हम ध्यान से देखेंगे, इस प्रॉब्लम में हमको स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है। तो ये स्लैब का थिकनेस क्या है, 9 सेंटीमीटर, इसको टी बोल दिया मैंने। उसका म्यू भी हमको दिया हुआ है। ऑब्जर्वर हमारा एयर में है तो कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ पर तो अपना सिंपल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एक अकेला स्लैब है ना, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमको 2 चीज़ें निकालनी है, शिफ्ट निकालना है और एपरेंट डेप्थ निकालना है। तो चलो दोनों निकालते हैं। तो पहले तो शिफ्ट निकालेंगे हम। तो शिफ्ट के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, शिफ्ट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है। यही फॉर्मूला था हमारा, पहला फॉर्मूला देखेंगे। जो पहला फॉर्मूला ब्लू से लिखा हुआ, ये पहला फॉर्मूला वही मैं लगा रहा हूँ। तो भाई टी क्या है, टी थिकनेस है 9 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 बाई म्यू क्या है, जैसे म्यू हमारा 3/2, ठीक है। अब ये अल्टी पल्टी होगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3। अब ये क्या हो जाएगा 9 इंटू, ये हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है 1 है तो ये 3 माइनस 2 1/3, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 3 सेंटीमीटर। तो हमारा शिफ्ट क्या आ गया, शिफ्ट हमारा आ गया, शिफ्ट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यानी ये कितने से शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की ओर, ये डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ पर दिखाई देगा हमको 3 सेंटीमीटर से ऊपर शिफ्ट हो गया उसका पोजीशन। तो इसका मतलब उसका जो एपरेंट डेप्थ है वो क्या होगा, एपरेंट डेप्थ की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, याद रखो जो एपरेंट डेप्थ है वो कहाँ से निकालना होता है, ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, वहाँ से हम डेप्थ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये रियल डेप्थ था और ये डी डैश एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो एपरेंट डेप्थ निकालते हैं। एपरेंट डेप्थ के लिए अब 2 मेथड्स हैं, या तो हम सीधा हमको एपरेंट डेप्थ डी डैश जो है, या तो हम सीधा टी माइनस एस कर दें। टी माइनस एस यानी टोटल जो हमारा टी है वो 9 है और शिफ्ट कितने से हो गया, 3 से शिफ्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी ये बात समझ में आ रही है, ये पूरा का पूरा 9 है ना, और उसमें से ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट हमारा 3 है, तो 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 6। तो या तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, या नहीं तो हम अपना फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला क्या था, यहाँ देखो, ये देखेंगे डी डैश का फार्मूला टी अपॉन म्यू, तो वो लगा के देखते हैं। डी डैश इज इक्वल टू टी अपॉन म्यू, टी कितना है भाई, थिकनेस 9 सेंटीमीटर स्लैब का, और म्यू कितना है 3/2, ये पलटी खाएगा 9 इंटू 2/3, ये 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से भी वही आ गया,
तो समझ में आ गया कैसे अप्लाई किया, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं हम, तो यहाँ ध्यान दो ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ ऑब्जेक्ट ग्लास स्लैब के अंदर था। आगे बढ़ते हैं, अगला केस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वही ग्लास स्लैब है, सब कुछ वही है, बस इतना ही डिफरेंस है, अपना ऑब्जर्वर भी एयर में है, कोई टेंशन की बात नहीं। एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर है ग्लास स्लैब के, ऑब्जेक्ट ग्लास स्लैब के बाहर है। तो इस बार हम फिर से हमको वही करना है, हमको शिफ्ट निकालना है। हमको क्या क्या निकालना है, शिफ्ट निकालना है डियर स्टूडेंट्स, और हमको हमारा एपरेंट डेप्थ निकालना है। तो ये दोनों चीज़ें हम कैसे निकाल पाएंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, शिफ्ट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा बताता हूँ। यहाँ इमेजिन कर लो कि ये एक और स्लैब है, 2 स्लैब ले लिया मैंने, ये भी एक स्लैब है मान लो, ठीक है। तो ऊपर वाले स्लैब की थिकनेस 9 सेंटीमीटर, नीचे वाले की 6, तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ। इसको मैं T1 बोल दे रहा हूँ और इसको मैं बोल दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स T2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा μ1 और ये हो जाएगा हमारा μ2। ऐसा मान लो, अब ये नीचे तो हवा है ना, ऑब्जेक्ट इनिशियली हवा में रखा हुआ था। मान लो कि ये जो स्लैब ये किससे बना हुआ है, ये हवा से बना हुआ है, ये एयर से बना हुआ स्लैब है, और ये स्लैब ग्लास से बना हुआ है, मतलब ये 3/2 इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला की ओर चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, ब्लू से लिखा हुआ शिफ्ट का फॉर्मूला नंबर 2। 2 या 2 से ज़्यादा स्लैब्स के लिए हम वो फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, T1। तो शिफ्ट हमारा क्या होगा, शिफ्ट होगा डियर स्टूडेंट्स, शिफ्ट होगा T1 इंटू 1 + 1/μ1 प्लस T2 इंटू 1 + 1/μ2, ठीक है। T1 क्या है, 9 है, 1 + 1 ये 3/2 है, तो 2 पर चला जाएगा, प्लस T2 क्या है, T2 हमारा 6 है, 1 प्लस सॉरी स्टूडेंट्स, फॉर्मूला में प्लस लिख दिया, स्टूडेंट्स माइनस है, यहाँ प्लस है, पर ये देखो ना, यहाँ माइनस है ना, ये ऊपर पैराग्राफ, ये माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस, ठीक है, ये सब जगह माइनस, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, माइनस है, माइनस है, और ये माइनस है। आई एम सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। तो ये भाई μ2 यहाँ रहा, ये 1 लिख दिया हमने। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9 और ये 3 - 2 1, ये हो जाएगा 1/3 प्लस ये हो जाएगा 6 × 0, दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स? क्यों भाई? क्योंकि अंदर 1 - 1 0 हो गया ना। डियर स्टूडेंट्स समझो, ये वाला जो शिफ्ट का फॉर्मूला था, ये शिफ्ट किसकी वजह से था? एयर की वजह से ये वाला शिफ्ट था, और ग्लास के वजह से ये वाला शिफ्ट था। तो हमने देखा अल्टीमेटली एयर की वजह से कोई शिफ्ट नहीं हुआ, शिफ्ट सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? ग्लास स्लैब की वजह से, और वही हमारा नेट शिफ्ट है। तो नेट शिफ्ट जो है ये तो 0 हो जाएगा, और ये 3 से कट गया, तो देयरफॉर जो नेट शिफ्ट कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। अरे ये क्या आ गया? आओ पीछे चलते हैं, टक, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? डियर स्टूडेंट्स ध्यान दो, यहाँ शिफ्ट कितना आया था? यहाँ भी शिफ्ट हमारा 3 सेंटीमीटर आया था, और यहाँ भी हमारा शिफ्ट कितना आया है? यहाँ भी शिफ्ट 3 सेंटीमीटर आया है। शिफ्ट सेम ही आया दोनों केस में, यानी ऑब्जेक्ट ग्लास के स्लैब के अंदर रहे या हवा में रख दो, शिफ्ट दोनों केस में सेम ही आएगा। देखो म्यू सेम लिया हुआ है, मतलब स्लैब वही है, म्यू और थिकनेस जो यहाँ था वही म्यू और थिकनेस यहाँ भी है, तो ग्लास स्लैब वही है। तो हमने देखा कि दोनों केस में शिफ्ट सेम आ गया, शिफ्ट सेम आ गया। फॉर्मूला हमने थोड़ा लंबा वाला यूज़ किया था, लेकिन अल्टीमेटली शिफ्ट सेम आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है D' की। तो D' हम कैसे निकाल पाएंगे? अब 2 मेथड है यहाँ पर,
एक तो हम सीधा सीधा यहाँ पे बोल सकते हैं, सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, लेट्स सी स्टूडेंट्स, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें शिफ्ट हुआ 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, यानी ये हमारा बाउंड्री है, ये हमारा क्या होगा, डी डैश होगा। डी डैश यानी नेट शिफ्ट, नेट एपरेंट डेप्थ। तो नेट एपरेंट डेप्थ डी डैश कैसे निकाल पाएंगे, ये देखो 9 है, 9 + 6 कितना हो गया, 9 10 15, 15 में से तुम 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। या तो डायरेक्टली ऐसे निकाल लो, या नहीं तो फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला कौन सा, ये वाला फार्मूला, क्योंकि यहाँ 2 स्लैब्स है ना, एक ग्लास का स्लैब, एक हवा का स्लैब है। तो लेट्स गो हियर, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ डी डैश इज इक्वल टू T1/μ1 + T2/μ2, T1/μ1 + T2/μ2। T1 कितना है भाई, T1 9, और μ1 कितना है, μ1 है 3/2 प्लस T2 क्या है 6, और μ2 क्या है 1, ठीक है। तो ये हो गया, ये 3 से कट जाएगा, 6 + 6 विच इज़ नथिंग बट 12 सेंटीमीटर। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, उतना ही आ गया ना। तो फॉर्मूला से निकालो, या डायरेक्टली शिफ्ट निकालने के बाद हम डी डैश डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके, तो वैसा भी निकाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, घुमा फिरा के जो है चीज़ वही रहेगी। ओके, तो दोनों प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है समझ में आया। एक पहले प्रॉब्लम में ऑब्जेक्ट ग्लास स्लैब के अंदर था, और दूसरे केस में ऑब्जेक्ट ग्लास स्लैब से बाहर था, है ना। दोनों में सिमिलैरिटी और डिफरेंस समझते हैं। सिमिलैरिटी यह है कि दोनों केस में शिफ्ट सेम आया, यहाँ शिफ्ट 3 और यहाँ भी शिफ्ट 3, लेकिन डी डैश यहाँ कितना आया 6 सेंटीमीटर, यानी डायग्राम में देखो यहाँ डी डैश ये 6 सेंटीमीटर आया, और यहाँ डी डैश क्या आया, यहाँ डी डैश आया 12 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है डी डैश यहाँ ज़्यादा आना ही था, क्योंकि ऑब्जेक्ट ज़्यादा नीचे रखा हुआ है ना, इसीलिए यहाँ एपरेंट डेप्थ ज़्यादा है थोड़ा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले से बहुत ज़्यादा नीचे रखा हुआ है। पर इस केस में ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर है, तो डी डैश भी जाहिर सी बात है थोड़ा कम आएगा, लेकिन शिफ्ट दोनों में सेम आया, क्योंकि शिफ्ट सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास स्लैब है, और वही अकेला ग्लास स्लैब दोनों केस में शिफ्ट करवा रहा है, एयर कोई शिफ्ट नहीं करवाता, ठीक है। हाँ, लेकिन एपरेंट डेप्थ जो है वो, एपरेंट डेप्थ तो इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। कुछ समझ में आए ना आए डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला जो यहाँ लिखे हैं इनको रट्टा लगाने का और सीधा फार्मूला को अप्लाई करने का। यहाँ पे एक ही ग्लास स्लैब लिया था क्योंकि ऑब्जेक्ट अंदर था, यहाँ पर 2 ग्लास स्लैब लेने पड़े क्योंकि ऑब्जेक्ट बाहर था, तो एक ग्लास वाला एयर स्लैब, एक हवा का ग्लास स्लैब लेना पड़ा, और वो 2 ग्लास स्लैब के लिए 2 फार्मूला ऐसे करके 2 करके लगाने पड़े, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। वैसे मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अगले लेक्चर में और भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं इन्हीं पे बेस्ड। हाँ, मैं आपको झलक दिखा देता हूँ, ट्रेलर ये देखिए, ये प्रॉब्लम आएगा, 2 ग्लास स्लैब और हवा भी है, ऑब्जेक्ट हवा में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हवा में है डियर स्टूडेंट्स। और भी प्यारे प्यारे प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ऑब्जर्वर हवा में नहीं है, अब ऑब्जर्वर किसी मीडियम में आ गया है। ओह, यहाँ भी ऑब्जर्वर मीडियम में है, देखो एयर में नहीं है ऑब्जर्वर। आँख देखो, आँख, ओह, म्यू इफेक्टिव निकालना सीखेंगे, और भी बहुत कुछ है डियर स्टूडेंट्स आगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम ये 2 प्रॉब्लम पे ही बस करते हैं। ये पहला प्रॉब्लम और ये दूसरा प्रॉब्लम, इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स, तो फिर हम इसी से आगे अपने पार्ट 4 में कंटिन्यू करेंगे आगे की चीज़ें। तो कोई डाउट हो पूछेंगे, आज के लिए इतना बस करते हैं। ओवर एंड आउट।